हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है बच्चों आप सभी को ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांतु। माय नेम इज विशाल और मैं पढ़ाता हूँ आप सभी को फिजिक्स। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इस पर्टिकुलर चैनल पे एक सीरीज शुरू की है जिसमें कि हम लोग बच्चों क्या करते हैं, एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करते हैं इन दिस पर्टिकुलर चैनल। तो बच्चों, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हैं, या फिर आप किसी रीजनल बोर्ड से बिलोंग करते हो, अगर आप 11th-12th में है या फिर फ्यूचर में जेई या नीट की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आपने तैयारी शुरू कर दी है, तो जैसा कि आप सभी को पता है एनसीईआरटी इज मस्ट। फॉर फिजिक्स की मैं अगर बात करूं तो फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी तो भाई बहुत ही कंपलसरी है। तो उसी चीज को मैं आप सभी के लिए ध्यान में रखते हुए बच्चों हमने शुरू किया है इस पर्टिकुलर सीरीज को। तो फटाफट बच्चों सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कुछ चैप्टर को डिस्कस भी कर दिया है इस पर्टिकुलर चैनल पे। जिन्होंने नहीं देखा जाकर के जरूर देखें। हर एक चैप्टर का बच्चों एक ही वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन होने वाला है सारे एक्सरसाइज का। आज की क्लास में बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th के थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए क्या कह रहा है आप सभी की स्क्रीन पे कि अ गीजर हिट्स वाटर फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो गीजर पता है क्या होता है सर? गीजर मुझे पता है सर। गीजर क्या होता है? बाथरूम में होता है, बाथरूम में लगाया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग बच्चों पानी को गर्म करने के लिए करते हैं, राइट है। तो ये क्या करता है बच्चों, जो गीजर है ये होता है गीजर। ये मान लीजिए गीजर है। इसमें बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पानी का जो फ्लो है, पानी का फ्लो है सर 3 लीटर पर मिनट, 3 लीटर्स पर मिनट। और ये पानी को गर्म कर दे रहा है भैया 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना, 77 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करता है, राइट। फिर उसके बाद कह रहा है कि अब द गीजर ऑपरेट ऑन अ गैस बर्नर। अगर ये जो गीजर है ये गैस बर्नर पे काम करता है, मतलब इसको गर्म करने के लिए गैस बर्नर जलाया जाता है। और तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ द फ्यूल, इट्स हीट ऑफ कंबशन इज 4 × 10⁴ जूल पर ग्राम, ठीक है। तो कह रहा है कि कितना रेट से हमारा फ्यूल कंज्यूम होना चाहिए ताकि हमारा 3 लीटर पर मिनट पानी हमारा 27 से 77 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाए। जबकि बर्नर को जलाने पर हमें जो एनर्जी मिलती है वो होती है बच्चों 4 × 10⁴ जूल पर ग्राम, राइट। यानी कि हमसे ये पूछ रहा है कि आपको पर मिनट, है ना, आपको पर मिनट बोला है, तो आपको पर मिनट कितना फ्यूल जलाना पड़ेगा, पर मिनट कितना फ्यूल जलाना पड़ेगा, ये पूछा है आपसे, ठीक है। चले, तो सबसे पहले तो आप सभी को देखना पड़ेगा कि सर 3 लीटर पर मिनट पानी को गर्म करना है तो मुझे कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, कितना हीट की आवश्यकता है, राइट। तो हीट इज इक्वल टू बताओ जरा सर, होता है ये mc∆T, राइट। अब अपने को चाहिए मास। अब अपने पास है क्या, यहाँ पे पानी है 3 लीटर। भैया पानी 3 लीटर मतलब क्या समझते हो? 3 लीटर पानी मतलब क्या समझते हो? इसको अपने को मास में चेंज करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर, कि पानी की डेंसिटी होता है कितना, डेंसिटी ऑफ वाटर इज सर 1 ग्राम पर ml, राइट। यानी कि 1 ml इज इक्वल टू सर 1 ग्राम। तो 3 लीटर मतलब 3000 ml, 3000 ml मतलब सर 3000 ग्राम। तो मास कितना हो जाएगा अपने पास, 3000 ग्राम, राइट। समझ गए। तो ये जो मास फ्लो हो रहा है बच्चों, ये 3000 ग्राम पर मिनट फ्लो हो रहा है। पानी का स्पेसिफिक कैपेसिटी जूल में बताओ, जूल में ये होता है सर 4.2 जूल पर ग्राम और पर डिग्री सेंटीग्रेड, होता है क्या, ठीक है सर। और उसके बाद डेल्टा टी, आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाना है बच्चों, 27 से 77 मीन्स 50 डिग्री से टेम्परेचर आप सभी को बढ़ा देना है, ठीक है। चलो देखो जरा इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, देखिए जरा सर, डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड गया, ये भी डिग्री सेंटीग्रेड गया, राइट। उसके बाद सर और क्या जा रहा है, ग्राम से ग्राम गया। तो देखो आंसर आ जाएगा बच्चों 3000 × 4.2 × 50, तो कितना हो जाएगा ये जरा देखिए, 3 × 5 = 15, 15 × 30 और 15 × 60, 3 × 63, यानी हो जाएगा बच्चों ये कितना हो जाएगा, 63 × 10⁴ जूल पर मिनट, राइट। ये क्या हो जाएगा बच्चों, जूल पर मिनट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, 63 × 10⁴ जूल पर मिनट हो जाएगा। दिस इज द हीट रिक्वायर्ड, ये हीट रिक्वायर्ड है। और अगर आपको बोल रखा है कि भैया आपको इतना एनर्जी पर ग्राम जलाने में मिलता है, तो आपको कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, कितना मतलब कितना मास जलाना पड़ेगा, तो 63 × 10⁴ डिवाइड बाई ये जूल पर मिनट हो गया, है ना। और पर ग्राम जलाने में आपको कितना मिल रहा है सर, 4 × 10⁴ जूल पर ग्राम मिल रहा है, समझ रहे हो। तो इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 15 × 60 होता है और 3 यानी कि 4 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 × 7 = 28, यानी कि 15.75 ये हो जाएगा, इंटू 10⁴ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ग्राम पर मिनट, राइट। यानी कि आपको इतना फ्यूल की आवश्यकता होगी पर मिनट, 15.75 ग्राम फ्यूल आप सभी को जलाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका बर्नर इतना काम कर पाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया बात?
एवरीवन समझ में आ गया, कहानी क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड to 2 × 10⁻² kg nitrogen at room temperature to raise its temperature by 45 डिग्री सेंटीग्रेड at constant pressure। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आपको टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देना है, यानी कि आपको 45 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देना है, डेल्टा टी आपका 45 है, तो उसके लिए कितना हीट की आवश्यकता है सर? डेल्टा क्यू कांस्टेंट प्रेशर पे बताओ जरा, फॉर्मूला क्या होता है सर? ये होता है एनसीपी डेल्टा टी। क्या याद है सभी को? सर बिल्कुल याद है। चलिए अब अपने को क्या करना है भाई, एन की वैल्यू बताइए जरा, एन की वैल्यू बताना है। एन की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा? एन इज सर नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स मतलब सर कितना आपका मास है, ये सर 2 × 10⁻², है राइट। और नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास सर 28, कितना हो जाएगा? 28, राइट। अब ये देखो केजी में है, केजी है, केजी में है, बहुत सारे बच्चे याद रखना ये केजी में, इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा ग्राम में, तो हो जाएगा 1000 राइट, डिवाइड बाई 28 राइट। तो हो जाएगा बच्चों कितना? 20/28 हो गया राइट, या फिर 10/14, या फिर हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो हो गया बच्चों ये 5/7 हो गया। अब बात कीजिए सीपी। सीपी कैसे निकालोगे? सीपी क्या होता है सर? सीपी अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन की, तो सर जो नाइट्रोजन है हमारा, नाइट्रोजन है सर हमारा डाईएटॉमिक गैस। नाइट्रोजन क्या है? डाईएटॉमिक है, डाईएटॉमिक है ना। डाईएटॉमिक के लिए सीपी कितना होता है भाई? 7/2R होता है। कितना होता है? 7/2R होता है। ये हो जाएगा 7/2R इंटू डेल्टा टी, आप सभी को पता है कितना? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? क्लियर है? चलो रख दो 5/7 से, देखो 7 से 7 गया अभी, ये हो जाएगा 5/2। आर की वैल्यू जूल में बताओ 8.3 है ना, और 45 डिग्री सेंटीग्रेड राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, किया जाए 2 चौके 8, 4.15 हो गया। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 चौके 20, 15 × 5 = 75, 20.75 इंटू 45। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 15 45 तो 90, लगभग 933.4 जूल आ जाएगा। यानी कि इतनी एनर्जी की आवश्यकता होगी आप सभी को क्या करने के लिए? नाइट्रोजन का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए। मजा आया कि नहीं आया? था बढ़िया सवाल? कैन वी डू इट? चलो बच्चों चला जाए अगले क्वेश्चन की ओर। चले आपके स्क्रीन पे बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के स्क्रीन पे क्या कह रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। 2 बॉडीज एट अ डिफरेंट टेम्परेचर्स, 2 बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 इफ ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टेक्ट डू नॉट नेसेसरी सेटल टू द मीन टेम्परेचर T1 + T2/2। सही बात है यार। देखो एक बॉडी ये है T1 है, दूसरा बॉडी ये है मतलब जिसका टेम्परेचर T1 है T2 है। अगर इनको आप कांटेक्ट में मिलाते हो तो ये जरूरी नहीं है, कांटेक्ट में मिलाने के बाद जरूरी नहीं है कि कांटेक्ट में मिला कर दूर रख दिया तो जरूरी नहीं है कि दोनों पे जो टेम्परेचर हो T1/T2 और T1 + T2/2 हो जाए राइट। मतलब दोनों को जोड़ के आधा हो जाए। ये कब होता है आधा? सर ये आधा तभी होता है सर जब दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर हो, दोनों का हीट मतलब कि कंज्यूम करने की जो ताकत हो बराबर हो राइट। ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो ये तभी होता है बच्चों जब दोनों की जो थर्मल कैपेसिटी है वो बराबर हो, तभी जाकर के बराबर हो। अदरवाइज दोनों अगर अलग अलग मटेरियल के बने हैं, दोनों की थर्मल कैपेसिटी अलग अलग है, तो वो मीन टेम्परेचर यानी कि T1 + T2/2 पे नहीं आएगा। समझ गए? क्लियर हो गया पहला पार्ट, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे थर्मल कैपेसिटी का इशू आएगा, किसका इशू आएगा? थर्मल कैपेसिटी का, थर्मल कैपेसिटी का दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं। द कूलेंट इन अ केमिकल और न्यूक्लियर प्लांट that is liquid used to prevent the different parts of a plant from getting too hot should have higher specific heat capacity। तो कह रहा है कि जो हम लोग कूलेंट यूज करते हैं बच्चों न्यूक्लियर प्लांट में, जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो पैदा होती है न्यूक्लियर प्लांट में या फिर केमिकल प्लांट में, उसके लिए जो हम लोग कूलेंट यानी कि जो लिक्विड यूज करने वाले हैं उसका स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्यों भाई? जितना ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होगा, जितना ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होगा, बी की बात कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होगा भैया उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा? हीट ऑब्जॉर्व करने की ताकत होगी। सिंपल सी बात है। जो क्यू होता है प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व कर लेगा। जैसे कि पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग कूलेंट के रूप में पानी का भी यूज करते हैं राइट। तो सिंपल सी बात है सर, क्यू प्रोपोर्शनल टू एस होता है, इसलिए बात ये है। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न। एयर प्रेशर इन अ कार टायर इंक्रीजेज ड्यूरिंग ड्राइविंग, है ना। चलो क्या कह रहा है कि एक कार के टायर में ड्राइविंग करते समय एयर प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या कह रहा है? एयर प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। एयर प्रेशर इन कार टायर इंक्रीजेज ड्यूरिंग ड्राइविंग करने की वजह से एयर प्रेशर बढ़ जाता है। भाई क्यों नहीं बढ़ेगा यार? क्यों नहीं बढ़ेगा बताओ? सर बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि जब ड्राइविंग कर रहे हैं आप लोग, जो ये टायर है
ये जो टायर है बच्चों घूम रहा है, घूमने की वजह से आप सभी को पता है बच्चों चक्के के नीचे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन जो है कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा सर, कुछ ना कुछ वर्क डन तो करेगा। ठीक है, जब वर्क डन करेगा बच्चों, वर्कडन करेगा तो इस वर्कडन के वजह से क्या होगा, ये टायर जो होगा ये टायर गर्म हो जाएगा। टायर क्या हो जाएगा बच्चों, गर्म हो जाएगा, है ना। अब ये जो वर्कडन है बच्चों हीट में पैदा हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर टायर का बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है और फटने की घटना हो सकती है। क्लियर है। तो क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कुछ वर्कडन किया इस चक्के पे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, चक्का हीट हो जाएगा। हीट जो है कन्वर्ट कर देगा क्या बच्चों, हीट जो है मतलब जो वर्कडन होगा वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ हार्बर टाउन इज मोर टेम्परेट देन दैट ऑफ अ टाउन इन डेजर्ट एट द सेम लैटिट्यूड। ठीक है, तो हार्बर टाउन बच्चों हमारे पास यूएसए में एक टाउन होता है, ये इसलिए टेम्परेट, टेम्परेट मतलब ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा। यह इसलिए होता है बच्चों कि यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे सी ब्रिज बनता है ना। और ये एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, जाके पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो सी ब्रिज बनता है। सी ब्रिज बनने की वजह से क्या होता है कि वो जो मतलब समुद्र से जो हवाएं चलती है वो ठंडी चलती है। ठंडी हवाएं क्या करती है, टेम्परेट क्लाइमेट बनाती है। जबकि हम लोग डेजर्ट की बात करते हैं, डेजर्ट के आसपास कोई भी समुद्र नहीं होता, तो कोई भी ठंडी हवा नहीं चलती, इसलिए वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो थोड़ा सा हॉट होता है, ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट होता है। ठीक है, चला जाएगा, बढ़िया सवाल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन पर, चलो देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11.4। मजा आ रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे यार। अगर मजा आ रहा है तो सभी लोग कर देंगे लाइक, सभी लोग सेशन को सब्सक्राइब कर दो। काइंडली शेयर द सेशन ऑल्सो। बट चलो चलो देखो क्या कह रहा है। एक सिलेंडर विथ मूवेबल पिस्टन कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बच्चों क्या है, हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं। द वॉल्स ऑफ सिलेंडर आर मेड ऑफ हीट इंसुलेटर एंड द पिस्टन इज इंसुलेटेड बाय हैविंग अ पाइल ऑफ सैंड ऑन इट। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो सिस्टम है चारों तरफ से क्लोज है, मतलब इंसुलेटेड है, मतलब वो है आइसोलेटेड है, कोई भी हीट का आदान प्रदान नहीं होने वाला है। बेसिकली यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि जो ये प्रोसेस होने वाला है कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक है। क्योंकि जो डेल्टा क्यू है बच्चों 0, क्योंकि इंसुलेटर है और जो पिस्टन है उसको ऊपर भी आपने बालू रख दिया है, बालू से कोई हीट ऊपर नीचे जाएगा ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए बाई व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेज इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू द हाफ ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब आपने फाइनल वॉल्यूम आधा पहले की तुलना में आधा कर दिया, तो जरा आप बताइए कि मुझे प्रेशर कितना चेंज हो जाएगा, प्रेशर किस फैक्टर से चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है, कौन सा गैस है सर, हाइड्रोजन है, राइट। तो देखो कौन सा प्रोसेस हो रहा है सर, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस में आप सभी को इक्वेशन पता है क्या सर, बिल्कुल पता है। इक्वेशन क्या होता है सर, ये होता है P1V1 की पावर गामा इज इक्वल, सॉरी लैम्डा लिख दिया मैंने, P1V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 की पावर गामा। ठीक है, यही होता है। चलिए तो भाई देखो क्या कह रहा है कि अपने को P2 पूछा है, P2 विल बी सर P1 इंटू V1 बाई V2 की पावर गामा हो जाएगा। चलो P1 कितना भाई, शुरुआत में हमारे पास जो प्रेशर है वो सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है 1 atm है। कितना है, 1 atm, राइट। ये हो गया 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। V1 बाई V2, V1 बाई V2 बोलो, V1 बाई V2, V1 बाई V2 क्या हो जाएगा सर, V1 बाई V2 हो जाएगा सर 2 की पावर गामा। अब चूंकि गामा है सर किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन इज डाई एटॉमिक गैस और डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है, 1.4 होता है। तो गामा सर 1.4 अगर हो गया तो ये हो जाएगा सर 1 इंटू 2 की पावर 1.4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 1.4 को सॉल्व करिए तो आंसर आ जाएगा आपका 2.64 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जितना से प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, दबा दिया आपने तो प्रेशर 2.64 एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। क्लियर है, कर लेंगे सभी लोग, किसी को डाउट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बच्चों, देखिए क्या कह रहा है कि in changing the state of a gas adiabatically from an equilibrium state A to another equilibrium state B, an amount of work equal to 22.3 joule is done on the system। ठीक है, मतलब A से B आप गए, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट है। क्लियर है, एडियाबेटिकली जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, एडियाबेटिकली जा रहे हैं। तो यानी कि डेल्टा क्यू क्या होने वाला है, 0 है। और कह रहा है कि जो वर्क डन किया है आपने, वो वर्क डन जो है बच्चों, एन अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर किया जा रहा है। सिस्टम काम नहीं कर रहा, सिस्टम पर किया जा रहा है। मतलब ये जो वर्क डन होगा निगेटिव होगा, है ना, टर्मिनोलॉजी याद रखना। 22.3 जूल, राइट। चलिए, इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी वाया प्रोसेस, अब फिर से स्टेट ए से बी में ले जा रहा हूँ, लेकिन कोई दूसरा प्रोसेस से आप लोग ले जा रहे हैं, इन विच द नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इतना। जो नेट हीट जो सिस्टम के द्वारा जो एब्जॉर्ब किया गया हो कितना है बच्चों, एब्जॉर्ब यानी माइनस में, -9.6
9.35 कैलोरी, -9.35 कैलोरी, राइट। ये है अपना पास बच्चों क्या, हीट एब्जॉर्ब मतलब हीट एब्जॉर्ब मतलब प्लस में होगा, राइट, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। हीट रिलीज करता है तब निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा कैलोरी, है ना। देखो हीट एब्जॉर्ब लिखा है, चलिए इतना हीट एब्जॉर्ब किया। हाउ मच इज द नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम इन द लेटर केस, इसमें कितना वर्क डन किया जाता है। चलो तो भैया इसमें आपको ना को वर्क डन चाहिए, तो कैसे फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है, ठीक है। सर अपने को क्यू पता है, डेल्टा यू पता चल जाए तो हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सर क्या, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। सर डेल्टा यू कैसे निकलेगा, तो आप बच्चों डेल्टा यू के लिए आप लोग पहले इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। वो लोग कैसे सर, भैया ए से बी जा रहे हैं, फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है, इसका मतलब क्या है सर, फाइनल इनिशियल पोजीशन सेम है मतलब चेंज इन द इंटरनल एनर्जी भी सेम रहने वाला है, क्योंकि एनर्जी जो होता है, इंटरनल एनर्जी जो होता है बच्चों वो स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये डेल्टा यू इज इक्वल टू, बताइए जरा इसमें क्या करेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा डब्ल्यू। क्यों सर, क्योंकि आप सभी को पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, राइट। तो देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू तो जीरो है, तो हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, या फिर डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू, राइट। समझ में आ रहा है, तो डेल्टा इसको ये है, इसको हटाओ, इसको लिखो माइनस डब्ल्यू, यानी बेसिकली कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 22.3 जूल हो जाएगा, राइट है। तो ये होगा डेल्टा यू इज इक्वल टू 22.3 जूल, यहाँ पर रख दीजिए। डेल्टा क्यू कितना सर, ये कैलोरी में है, जूल में चेंज करना पड़ेगा, राइट है, कैलोरी में जूल में चेंज करो, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। चलो ये हो जाएगा 9.35 कैलोरी यानी इंटू 4.19 माइनस डेल्टा यू हो गया 22.3, ठीक है भाई। 9 चौके 36 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सर 39.3 माइनस 22.3, ठीक है, घटा देंगे तो हो जाएगा 17, आंसर कितना आ जाएगा 17 जूल। यानी कि दूसरे केस में जो वर्क डन होगा वो 17 जूल के बराबर होगा। अब ये वर्क डन कौन कर रहा है, वर्क डन इज डन बाय सिस्टम बिकॉज दिस वर्क इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, राइट। सो दिस वर्क डन इज बाय सिस्टम, क्लियर है। चलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सभी के स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो क्या कह रहा है कि two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other by a stopcock, ठीक है। मान लीजिए 2 सिलेंडर्स हैं, इसको आपने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड है, अभी कोई भी आदान प्रदान नहीं हो रहा, बंद है, ठीक है। ये हो गया सिलेंडर ए सिलेंडर बी, बिल्कुल सिलेंडर बराबर है, दोनों की कैपेसिटी बिल्कुल बराबर है। चलिए कह रहा है कि ए कंटेन अ गैस एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अब बी इज कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड, मतलब इसमें कुछ गैस है, अब ये पूरा खाली है, ठीक है, और पूरा सिस्टम क्या है, द इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, पूरा थर्मली इंसुलेटेड है, क्या भाई पूरा थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब थर्मली इंसुलेटेड है मतलब क्या समझ रहे हो, थर्मली इंसुलेटेड मतलब टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, यानी डेल्टा टी है 0। थर्मली इंसुलेटेड मतलब टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, जो भी प्रोसेस होगा 0 होना, ठीक है। तो क्या होगा, द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, अब इसको हमने अचानक से खोल दिया। द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, तो फॉलोइंग का आंसर देना। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन द ए एंड बी, ए और बी में देखो भाई सिंपल सा बात समझो, अगर आपने इसको खोल दिया तो जो इस यहाँ से गैस यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर 0 है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैस जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रेशर कितना होगा, तो बच्चों आप सभी को बोल रखा है कि थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि जो पी भी हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा क्या, यानी जो प्रेशर 2 होगा क्या होगा P1 V1 बाई क्या हो जाएगा V2। चलिए शुरुआत में प्रेशर था मान लीजिए P, शुरुआत में वॉल्यूम कितना था गैस का, शुरुआत में सर वॉल्यूम एक ही सिलेंडर में था, है ना, शुरुआत में गैस जो था एक ही सिलेंडर में था, राइट, तो हो जाएगा पी भी डिवाइड, लेकिन बाद में जो गैस फैल गया दोनों सिलेंडर में फैल गया, यानी बाद में वॉल्यूम कितना हो गया 2B हो गया, राइट। तो जो बाद का प्रेशर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा P/2, है ना, बाद का प्रेशर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। अगर आपने इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर में प्रेशर पर रखा है, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखा था, तो 1/2 यानी कि हो जाएगा 0.5 ATM हो जाएगा, यानी प्रेशर कितना आ जाएगा 0.5 एटमॉस्फेरिक। क्लियर है बच्चा लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। भाई बताओ बताओ, इससे आसान कोई सवाल हो सकता है।
भैया थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मली इंसुलेटेड है। अगर डेल्टा टी जीरो है तो भैया जो डेल्टा यू होता है वो क्या होता है, एन सी बी डेल्टा टी, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो इंटरनल एनर्जी होगा, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बी क्वेश्चन। सी कह रहा है व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। बताने की जरूरत है क्या भाई, कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहने वाला है, थर्मली इंसुलेटेड, राइट। डी पोर्शन क्या कह रहा हूँ, डू द इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ द सिस्टम बिफोर सेटलिंग टू द फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट लाई ऑन द पीवीटी सरफेस। देखो भाई पीवीटी सरफेस पे, मतलब पीवीटी ग्राफ जो होता है, पीवीटी ग्राफ में जो भी पॉइंट्स होते हैं वो हम लोग क्या दर्शाते हैं बच्चों, वो इक्विलिब्रियम स्टेट वाले पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स कैसे होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट वाले। उनके बीच का इंटरमीडिएट जो होता है, उनके बीच का इंटरमीडिएट मतलब जब तक कि जो गैस है जब तक पूरी तरीके से एक्सपेंड ना कर जाए, जब तक अपने फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाए, तब तक हम लोग पीवीटी ग्राफ पे उसको नहीं दर्शाते। इंटरमीडिएट स्टेट मतलब कि जो अनइक्विलिब्रियम में, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो क्या होगा बच्चों, जो प्रोसेस जो होते हैं, जो चूंकि आप सभी को पता है ये कौन सा प्रोसेस है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, राइट। कौन सा प्रोसेस हो रहा है भाई, ये फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है सर, फ्री एक्सपेंशन जो होते हैं वो बहुत रैपिड होते हैं। जो गैस जैसे ही आपने खोला उस ढक्कन को, है ना, तो जो गैस है इससे फटाक से पास हो जाएगा। फटाक से पास होगा मतलब ये प्रोसेस बहुत ही रैपिड होता है। और अगर प्रोसेस रैपिड है बच्चों, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो आप इसको पीवीटी सरफेस पे नहीं दिखा सकते। तो आंसर इज बिग नो। मजा आया कि नहीं आया, हो गया। चलो भाई चला जाए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे मजेदार से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू द सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 वाट। ठीक है, मतलब कि जो हीट सप्लाई है डेल्टा क्यू जो है बच्चों क्या है, 100 वाट है। मतलब आप समझे 100 वाट, सर ये तो पावर दिया है सर। अरे भाई पावर क्या होता है यार, 100 जूल पर सेकेंड, बस खत्म कहानी। ठीक, इफ द सिस्टम परफॉर्म वर्क एट अ रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड। अगर सिस्टम जो है काम भी करता है, अगर आपने 100 जूल की एनर्जी दी पर सेकेंड, सिस्टम काम कर रहा है 75 जूल पर सेकेंड, 75 जूल पर सेकेंड, राइट। तो क्या आ रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग। इंटरनल एनर्जी कितने रेट से बढ़ रही है, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, राइट। डेल्टा क्यू कितना है भाई, 100 जूल पर सेकेंड, डब्ल्यू कितना है 75 जूल पर सेकेंड। तो जो डेल्टा यू होगा कितना होगा, 100 में से 75 यानी कि 25, यानी कि हो जाएगा 25 जूल पर सेकंड। बस यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है पर सेकंड 25 जूल से बढ़ रही है, बस खत्म कहानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यानी इंटरनल एनर्जी पर सेकंड भैया 25 जूल से बढ़ रही है। मजा आया कि नहीं आया, आ गया सर। चलो चलो तो चलते हम लोग लास्ट क्वेश्चन का ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बढ़िया सवाल है ना, जेई में कई बार आ चुके हैं इस टाइप के सवाल। देखिए क्या कह रहा है, in the thermodynamic system is taken from an original state to an intermediate state by the linear process shown in the figure. Its volume is then reduced to the original value from E to F. देखो भाई D पे था, D से E ले गए, E से F ले जा रहे हैं, ठीक है, और F से फिर D पे ले जा रहे हैं। चलो तो कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम डी टू ई टू एफ। डी से ई, ई से एफ में कितना वर्क डन किया गया ये आपसे पूछ रखा है। तो भैया इस साइक्लिक प्रोसेस दिख रहा है क्या, सब दिख रहा है। साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ग्राफ पीवी। याद रखना पीवी ग्राफ का ही एरिया वर्क डन देता है, ऊपर प्रेशर और नीचे वॉल्यूम होना चाहिए। देखो साफ साफ दे रखा है ना। चलो तो एरिया निकाल लीजिए, है ना, एरिया निकाल लो। एरिया हो जाएगा सर क्या, ट्राइंगल का एरिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो भाई बात करते हैं, जरा देखिए हाफ तो हाफ ही रहेगा। बेस कितना है सर, ये बेस, बेस बताओ बेस सर, ये बेस हो गया सर कितना, बेस की लंबाई बता सकते हैं क्या, देखो ये एफ है, ये ई है, ई है 5 पे और एफ है 2 पे, यानी बीच का गैप कितना है 3 का, यानी होगा ये 3 मीटर क्यूब इंटू इंटू हाइट। हाइट सर एफ से डी कितना है 600 से 300, यानी कितना गैप है सर 300 का, यानी हो जाएगा ये 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट है। चलो सॉल्व करो इसको, 3 3 900, 9 से बटा 2 यानी कि 450, कितना 450 हो जाएगा क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 450, राइट। ये किस में दे रखा है मीटर क्यूब, और इसमें दे रखा है, तो क्या हो जाएगा ये
50, राइट है ना, 3 3 900, 900 बटा 2 यानी 450 न्यूटन मीटर। न्यूटन मतलब मीटर मतलब बच्चों लोग जूल, न्यूटन मीटर मतलब जूल आ जाएगा, राइट। तो ये 450 जूल आंसर आ जाएगा। लेकिन 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 इसमें याद रखना, यहाँ पे जब साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज रहता है तो जो वर्क डन होता है बच्चों वो पॉजिटिव होता है। जब साइक्लिक प्रोसेस बच्चों एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो जो वर्क डन होता है वो निगेटिव होता है। जरा देखो देखो, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? प्रोसेस जो है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? सर ये क्लॉकवाइज है, इधर इधर इधर, क्या आंसर है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव, राइट। तो अपना पॉजिटिव में ही आंसर आएगा, यानी प्लस का 450 जूल इज द करेक्ट आंसर। मजा आ गया कि नहीं आ गया भाई? ठीक है, तो ये था बच्चों आज का हमारा कंप्लीट सेशन का डिस्कशन, जिसमें कि हमने 8 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है आप सभी के एनसीईआरटी का। तो बच्चों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो बच्चों फटाफट सेशन को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें।